दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे समुदाय के बारे में जो कि हमारे समाज से एकदम कट जाता है। जब ये हमारे समाज से एकदम अलग थलग रहना चालू कर देते हैं, इसके अलावा समाज इनको एक अलग ही दृष्टि से देखता है। इसलिए कभी भी इनके बारे में, इनके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या ये लोग डिमांड करते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकारों की इनको ज़रूरत है, इनकी जो डिमांड है ऊपर लेवल तक कभी भी नहीं उठ पाती है। हम यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, समलैंगिक विवाह की यहाँ पर बातचीत की जाएगी। नॉर्मली हम बचपन में सुनते थे कि दो लड़कियों ने शादी कर ली, दो लड़कों ने शादी कर लिया। हम इसके बारे में गहराई से कभी नहीं जान पाए थे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये लोग आखिर ऐसी शादी करते क्यों हैं। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ठीक है, थोड़ा डीपली हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन हमारे मन में इनके प्रति गलत धारणा है। शुरू से ही हमारे मन में ये बात बैठ गई है कि नहीं, नॉर्मली लड़का और लड़की के बीच में ही शादी होती है, दोनों के बीच में ही केवल संबंध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज करने वाले जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो कौन कौन सी चीज़ों को आज फेस कर रहे हैं, उसको लेकर के ये आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता तो दे दी है। समलैंगिक संबंध यदि स्थापित करे जाते हैं, जो गे लोगों के बीच में जो सेक्सुअल संबंध स्थापित होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। अब वो कोई अपराध नहीं रह गया हमारे इंडिया में। अब दूसरे नंबर की जो डिमांड यहाँ पर उठ रही है वो ये है कि जिस प्रकार से एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, तो लड़की को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, तलाक से संबंधित अधिकार है या फिर और कुछ भी स्पेशल अधिकार हो। तो इसी प्रकार के कानूनी अधिकार, चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाना है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार, बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो जो LGBTQ+ समुदाय है वो चाहता है कि सरकार हमारी इन डिमांडों को भी माने, और ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर के देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की तो मंशा है कि वो सेम सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दे, लेकिन केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। केंद्र सरकार का कहना है, देखिए ये जो मुद्दा है इसको आप हमारे पास ही छोड़ दीजिए, इसको हम अपने तरीके से निपटेंगे। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार इस बात से राज़ी नहीं है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसी को आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली एक याचिका में सुनवाई करी थी। साल 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट उन जोड़ों के लिए विवाह का नागरिक स्वरूप प्रदान करता है जो अपने पर्सनल लॉ के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब 1954 में जो कानून बनाया गया है वो कानून बताता है कि यदि कोई लड़की ने विवाह कर ली है, समलैंगिक विवाह हुआ है, तो उसके नागरिक का स्वरूप कैसे होगा, कौन कौन से अधिकार उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दिया है कि मामले को आप संसद में भेज दीजिए, जहां ये तर्क दिया गया है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिए कानून को फिर से संशोधित हम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो कानून बन गया है सो बन गया है, अब हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि समलैंगिक विवाह को केंद्र सरकार मना क्यों कर रही है, इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क आते हैं। पहले नंबर की बात आती है विवाह की धार्मिक परिभाषा। शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हम बात कर लें, एक स्त्री और पुरुष के बीच का जो बंधन है विवाह माना जाता है। लेकिन यदि आप कहें कि दो पुरुषों के बीच में विवाह हो रहा है, दो स्त्रियों के बीच में विवाह हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हमें किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलती हैं।
विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की सीमाओं को दूर करने के लिए लाया गया था, ना कि विवाह की एक नई संस्था बनाने के लिए। तो जो व्यक्तिगत कानून की सीमाएं थे उनको चेंज करने के लिए 1954 का ये कानून आया था। इसके बाद हम देखते हैं सरकार का वैध हित। विवाह और व्यक्तिगत संबंधों को रेगुलेट करने में सरकार का एक वैध हित निहित है। सरकार भी कुछ चाहती है अपने नागरिकों के लिए, जैसे कि सहमति की आयु का कितनी होना चाहिए यदि संबंध बनाना है, विवाह के निषिद्ध लेवल और तलाक से संबंधित कानूनों में हमने देखे हैं कि विवाह कब होगा कब नहीं होगा, तलाक कब होगा कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सरकार डिसाइड करती है। विवाह करने का जो अधिकार है वो खुद में एक ऑब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, स्वयं में पूर्ण अधिकार नहीं है और सरकार के कानूनों के वो अधीन है। इसलिए सरकार ऐसा कह रही है कि नहीं, हम जैसा डिसाइड करेंगे वैसा होगा। जैसे कि क्या होता है ना, माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर पूरा नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपने जो पर्सनल रिलेशन है उस पर पूरा नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते। जैसे कि शादी कब करना है, सरकार ने निर्धारित कर दी है कि 18 साल और 21 साल। कितनी बार आप शादी कर सकते हैं सरकार डिसाइड कर रही है। किससे शादी करोगे, अलग कैसे होगे, बेस्टालिटी और इंसेस्ट पशुगमन या फिर व्यभिचार पर कानून को रेगुलेट करने के लिए सरकार अपने बता सकती है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हित मौजूद है, इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि शादी करना है तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, आपको सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा सरकार तर्क देती है। फिर आ जाता है राइट टू प्राइवेसी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है और कहा है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है किसी व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे बिना किसी भेदभाव के हमें संरक्षित करना है। मतलब पहले जो संबंध स्थापित होते थे समलैंगिक संबंध, उसको कानूनी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संबंध तक बात कही थी, लेकिन इसको विवाह तक विस्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें जो कानून बना है 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें जो कानून में बातें लिखी हुई हैं उनको चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको पूरी संरचना पर ही आपको विचार करना पड़ जाएगा। इसमें केवल कुछ शब्दों को आप चेंज करके काम नहीं चला सकते हैं। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत पत्नी को कुछ स्पेशल अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि कानून कहता है कि पत्नी शादी के बाद पति का अधिवास प्राप्त करती है, मतलब उसके साथ में रहती है, उसके घर में रहती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि इसमें पत्नी कौन रहेगी। जैसे दो लड़कियों ने शादी कर ली है तो इसमें पत्नी आप किसको बोलोगे, तो किसको अधिकार दोगे, समझ में नहीं आता। दो लड़कों ने शादी की है तो इस संबंध में भी हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि पत्नी कौन है। फिर आ जाता है तलाक का मुद्दा। 1954 के कानून में पत्नी तलाक की मांग कर सकती है कि उसका पति जो है बलात्कार कर रहा है, सोडोमी है या फिर पशुगमन का दोषी है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लिंग की पहचान, सेम सेक्स मैरिज में आप पत्नी की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद गोद लेने संबंधी मुद्दे आ जाते हैं। जैसे कि कभी भी यदि दो कपल्स लोग शादी करेंगे, दो लड़कियाँ शादी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को गोद लेंगे। यदि बच्चों को ये लोग गोद लेते हैं तो सामाजिक कलंक है, भेदभाव है और बच्चे के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर निगेटिव असर पड़ सकता है। ठीक है, जैसे क्लास में यदि वो बच्चा बैठा है, उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में यदि बाकी के बच्चों को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है वो उनसे घृणा करने लग जाएंगे या फिर उसको अलग थलग रहना पड़ेगा। ये तर्क भी दिया जाता है कि माँ और पिता, पति और पत्नी जैसे कि जो लैंगिक शब्द हैं समलैंगिक विवाहों में समस्याजनक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा कि पति कौन है पत्नी कौन है। इसके अलावा
समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिया जा सकता है कि जो समलैंगिक विवाह है नहीं सही है। पहले नंबर की बात तो ये है कि देखिए, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इसलिए सबसे पहले तो हमें उन लोगों की सुनना पड़ेगा कि वो लोग चाहते क्या है। तो जाहिर सी बात है, वो यदि कानूनी तौर से मैरिज को मान्यता की मांग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके मौलिक अधिकार की ही वो डिमांड कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए। हम और आप लोग तो ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यदि ये लोग शादियां करते हैं, इनको कानूनी मान्यता हमने दे दिए हैं, तो जो मानव जाति उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा कि नई पीढ़ी आएगी ही नहीं। तो ये बात ऐसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये लोग गोद ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो कानून का संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, कानून की कुछ मदद चाहते हैं, आर्थिक सहायता चाहते हैं, बल्कि इसका एग्जाम्पल तो हमें अमीर लोगों में भी देखने को मिला था, जहां एग्जाम्पल दिया जाता है कि लीला और उर्मिला का मामला है, जहां पर इन दोनों पुलिसकर्मियों को 1987 में विवाह करने के लिए निलंबित कर दिया गया था और जेल में इनको डाल दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली गरीब लोग ही इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी जगह पे स्पाउस जैसी लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि लिंग के मामले में भी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि 2006 का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बंगाली हिंदू और एक एंग्लो इंडियन रोमन कैथोलिक को शादी की अनुमति दे दी गई थी और वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि इस कानून का विस्तार क्वियर भारतीयों के लिए भी किया जाएगा, कि एक तो है यहाँ का और एक है वहाँ का, बाहर का, दूसरे देश का। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को कानूनी मान्यता दिया था। यहाँ पर अच्छी बात यह हुई थी कि कोई व्यक्ति शादी करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन इस चीज़ को जब कानूनी मान्यता मिल गई है तो इसका मतलब ये है आप शादी किए बिना ही साथ में रह सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके अलावा समलैंगिक युगलों को स्वीकार करना। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक युगलों को बहिष्कृत करने की बजाय समाज में उनको अपनाने की बात करी है। आईपीसी की धारा 377 के अपराध मुक्तिकरण, डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया, धारा 377 को ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। तो सरकार को जो LGBTQ समुदाय है इनके सामने जो व्यवहारिक समस्या हैं, जैसे कि दोनों लोग मिलकर के कंबाइंड बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन मुद्दों को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर करी जाती है कि जो बायोलॉजिकल जेंडर है स्वयं में पूर्ण या फिर एब्सोल्यूट या फिर परम नहीं है। मतलब यदि किसी ने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही अपने बच्चे पैदा कर लेगा, उसको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैन और वुमेन। कभी भी किसी को भी आप पूर्ण नहीं कह सकते। अधिकारों की श्रेणियों से आप वंचित कर देंगे यदि आप इनको इनके अधिकार नहीं देते हैं। जैसे कि समुदाय को विवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं तो उन्हें टैक्स लाभ, चिकित्सा अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे कई सारे जो कानूनी लाभ हैं उनसे आप वंचित कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इन फ्यूचर में और क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे कि सबसे पहले तो जागरूकता हमें पैदा करना पड़ेगा, संवाद और संलग्नता बनाना है, कानूनी चुनौतियां हैं उनको हमें निपटाने की ज़रूरत है।